चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का सत्र भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पर यानी कि जो इंटरनेशनल क्यूज थे वो स्ट्रांग थे, जिसकी ट्रिगर पे मार्केट्स में एक शुरुआत अच्छी होते हुए दिखाई पड़ी और जो तेज़ी थी वो धीरे धीरे सस्टेन हुई। सस्टेन के साथ साथ शॉर्ट कवरिंग में बदली और शॉर्ट कवरिंग करीब करीब 15,710 720 तक की रेंज में निफ्टी को लेकर गई। एंड तक आते आते हुए निफ्टी में करीब करीब 290 अंकों के आसपास का उछाल था और जो तेज़ी थी वो कल के उलट, जहां कल मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ कार्नेज था, आज मिड कैप स्मॉल कैप में उल्टी रफ्तार देखने को मिल रही थी। करीब करीब 3% का उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स में था और रफली 2-2.5% के आसपास की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स में थी। सेकंड हाफ तक आते आते, लास्ट हाफ तक आते आते मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीदर ज़रूर लिया। ऑब्वियसली बात है, जितनी भी सिस्टम में शॉर्ट कवर हुए थे वो थोड़ा सा ईज आउट हुए थे या लॉन्ग्स अनवाइंड हुए थे, लेकिन फिर भी बाज़ारों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के संकेत अभी भी अच्छे हैं, डाउ फ्यूचर में तेज़ी है, तो बाज़ारों ने तेज़ी के साथ ही अपनी क्लोजिंग दी है। तो एक शानदार बढ़त मार्केट में लगातार कई दिनों के बाद आज देखने को मिली और उम्मीद है कि आपके पोर्टफोलियो में भी आज एक बढ़िया रिकवरी एटलीस्ट आई होगी, अगर तेज़ी नहीं भी आई होगी तो, क्योंकि जिस तरह से लोअर लेवल से बाजार घूमा है तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी हाफ था, हाफ से स्लाइटली ऊपर आया है, लेकिन फिर भी आज स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी थी, मिड कैप में अच्छी खरीदारी थी। ग्रुप वाइज अगर देखेंगे तो तमाम वो ग्रुप्स या वो सेक्टर्स जो पिटे हुए थे वहाँ बढ़िया मूव था। रियल एस्टेट तेज़ी में था, आईटी में तेज़ी थी, मेटल में शॉर्ट कवरिंग थी और ख़ासतौर से वहाँ पर जहाँ पर एक अच्छा यील्ड बन रहा था, जहाँ ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन देखी जा चुकी थी, तो वहाँ पर पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। छोटे छोटे कई सारे स्टॉक सब सेक्टर्स, शुगर, सीमेंट, पेपर, जहाँ पे लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल मार्केट में आज एक अच्छी बाइंग और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आप कह सकते हैं आज देखने को मिली और बढ़िया थी आज तेज़ी आईटी स्पेस के अंदर, जहाँ पे हैवी वेट्स टीसीएस जैसे शेयरों में ज़ोरदार उछाल था, इन्फोसिस में तेज़ी थी, विप्रो में उछाल था और मिड कैप में एल&टी, इन्फोटेक, कोफोर्ज, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पे बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के चलते उछाल देखने को मिला। इंडिया मार्ट आज इंडेक्स F&O का टॉप गेनर बनकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, एक एक करके कुछ आंकड़ों की पहले बात कर लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% ऊपर, मिड कैप स्मॉल कैप 2.5% ऊपर, बैंकिंग शेयरों में तेज़ी, मेटल, रियल्टी, आईटी में खरीदारी, एनर्जी, ऑटो, फार्मा शेयरों में भी उछाल देखने को मिला। 290 अंकों की बढ़त निफ्टी में रही, करीब करीब 950 अंकों का उछाल देखने को मिला सेंसेक्स में और रफली 500 अंकों की तेज़ी देखने को मिली निफ्टी बैंक के अंदर भी। तो बढ़िया ब्रॉडर बेस बाइंग और मार्केट में क्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है डेल्टा कॉर्प एंड नज़ारा टेक। सर, डेल्टा कॉर्प के केस में तो दो चीज़ें हैं। एक तो हाई लेवल से बहुत टूट चुका है। आज दोपहर में भी बात हो रही थी हमारी जानकार से, तो उनसे मैं नहीं पूछा था कि डेल्टा कॉर्प में और शॉर्टिंग करनी चाहिए क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, और शॉर्ट ना करें क्योंकि F&O में है वो। बोली ऑलरेडी ये 350 से करेक्ट हो गया, 190 रुपये की रेंज में आ चुका है, तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉर्ट शायद ना खोलें, लेकिन हाँ एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट जरूर बन सकता है। जैसे ही बाजार घूमेगा, थोड़ा और सस्टेन करेगा और ये शेयर घूमेगा तो ये बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। तो अब यहाँ से बहुत डाउनसाइड नहीं है, मीडियम टर्म के लिए तो उल्टा ये तेज़ी ही पकड़ सकता है। तो वैसे भी कैश रिच कंपनी है, बहुत कम लोग एक बात जानते हैं कि जो वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट लॉयर हैं उनके हस्बैंड ये कंपनी चलाते हैं और केपेक्स पूरा कर चुकी है, कैश अच्छा जनरेट करती है, कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है और कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है और 2 कसिनो इनके गोवा में, सिक्किम में कामकाज कर ही रहे हैं। कसिनो के साथ साथ लग्जरी चार्टर में भी ये कंपनी थोड़ा बहुत कामकाज करती है। अच्छी कंपनी है। टोटल बाजार के बड़े निवेशक निकले थे, इसकी वजह से बिकवाली आई थी, लेकिन अदरवाइज ठीक ठाक स्टॉक है, आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। दूसरा नाम आता है नज़ारा टेक का। नज़ारा टेक के केस में सर थोड़ा डाइसी है मामला, क्योंकि यहाँ पर 3200-3300 रुपये के आसपास QIP हुआ था, उसके बाद से शेयर टूटा है। अभी भी इसको अपनी मेटल को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो पुरानी हिस्ट्री नहीं रखती है उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा झटका उन्होंने झेला नहीं है। पहला झटका भी ये खा रही है जो बाजार में भी हम देख रहे हैं। QIP हायर लेवल पे, वहाँ से शेयर आधा हो चुका है और उसके बाद कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी आ गया है, इक्विटी डाइल्यूशन भी है, लॉस में इक्विटी डाइल्यूशन और रिस्की है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमाती है, 2 शेयर होल्डर है तो 50-50 रुपये दोनों को मिलता है, EPS जिसे हम कहते हैं। वही जब बट के 50 मतलब 2 की वजह 200 लोग में हो जाएगा तो 50-50 पैसा मिलेगा आपको। अब वो 50-50 पैसा तो प्रॉफिट में मिलता है, लेकिन अगर वही लॉस मेकिंग कंपनी तो डाइल्यूशन का साइज़ देखिए कितना बड़ा होगा। तो पहले वो प्रॉफिट में है और फिर इतने सारे शेयर होल्डर को बांटे, तो वो रिस्क है, इसलिए उसको आप एक बार को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन डेल्टा फिर भी इन दोनों में एटलीस्ट बेटर प्लेस्ड है।
अच्छा जी, बाटा एंड पीडीलाइट। हर्षवत साहब, पीडीलाइट तो ऑब्वियस सी बात है हाँ, और बाटा भी हाँ ही है। मतलब दोनों में आप सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर के साथ हैं। लार्जेस्ट तो नहीं बोलूँगा, सेकंड लार्जेस्ट ही बाटा, रिलैक्सो के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। मल्टीनेशनल जाइंट है, डिविडेंड देता है, छोटी इक्विटी है, चलता थोड़ा स्लो है, वो बात अलग है। एग्रेसिव स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हो तो रिलैक्सो इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। और लेकिन दोनों ही शेयर थोड़े महंगे हैं, थोड़े भागे की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ इनके पी चलते हैं। पीडीलाइट के केस में हाँ, ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है एडहेसिव के अंदर। एडहेसिव के तो लार्जेस्ट प्लेयर है, पेंट स्पेस की सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हैं आप इन्हें। तो पीडीलाइट तो एसआईपी वे वाला स्टॉक है, मतलब दोनों ही वैसे तो एसआईपी वे में रहें ज़्यादा बेटर है, लेकिन पीडीलाइट ज़्यादा वेल पोजीशनड है एटलीस्ट इन दोनों के कंपैरिजन में। करेक्शन ज़्यादा पीडीलाइट में देखा गया है इसके मुकाबले, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ओके, एलआईसी एंड रुचि सोया। पहले एलआईसी पे बात कर लेते हैं। सर, एलआईसी के केस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि ये आया प्रीमियम, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। वैसे तो 960 रुपये का दाम, इशू प्राइस में डिस्काउंट सारे शेयर होल्डर सारी कैटेगरी में, तो मैं मान के चलता हूँ आपको किसी भी बेस्ट कैटेगरी में अगर ये मिला होगा तो भी आपके उस हिसाब से आपको कहीं कहीं पर इसमें लॉस हो रहा होगा। प्रीमियम एंड पर ही अगर कंपनी को मान के चलते हैं, सरकारी कंपनी है तो हायर एंड पे ओएफएस हमेशा यहाँ पे कैच रहेगा ही। दूसरी तरफ डिविडेंड पे ऑफ के लिए ही आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड पे ऑफ के हिसाब से सरकारी कंपनियां बढ़िया होती हैं। वो बात अलग है, पहला डिविडेंड 1.5 रुपये का, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद ये इंप्रूव होगा। प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा बढ़िया मार्केट कैपिटलाइज कर पा रहे हैं पीएसयू के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही इंश्योरेंस कराएंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि प्राइवेट क्यों बेटर है पीएसयू से। तो पीएसयू में सर मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हमेशा तेज़ी कैप्ड होती है, कि ऊपर के लेवल पे हमेशा सरकार स्टेक सेल कर देती है, जो ओएनजीसी में देखा है, एनएमडीसी में देखा, एनबीसीसी में देखा, आईआरसीटीसी में देखा। लाइकवाइज यहाँ पर भी ये इशू रहेगा। आप में बहुत पेशेंस है, आप डिविडेंड खाना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन बहुत बड़े गेन के लिए या बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइज करने के लिए आपको लगता है तो शायद रिस्की बेट है। लिस्टिंग ही किसी की 677 करोड़ शेयर होल्डर्स के साथ हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर स्टेक सेल आता गया और नई इक्विटी बाजार में और आती गई तो ये रिस्की बेट होगा। इस लिहाज से आप ज़रा यहाँ नज़र रखिएगा। बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट तो 1000 रुपये का टारगेट दे रही है। अच्छा हाँ, रुचि सोया फॉर 10 ईयर। मिश्रा साहब, आज ही किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि रुचि सोया कुछ और नए प्रोडक्ट लाइन पे काम कर रही है। मिसाल के तौर पे चाय पत्ती, छोटे छोटे पैकेट्स हल्दीराम की तर्ज पे आ रहे हैं, नमकीन वगैरह के, और इस तरह के कामकाज, इस तरह की नई प्रोडक्ट लाइन एक और उतारने की तैयारी कर रही है। फुल फ्लेज्ड एफएमसीजी कंपनी बेसिकली बनने की तैयारी कर रही है। 10 साल तो नहीं कह सकता मैं किसी भी स्टॉक के लिए, जब तक वो टीसीएस ना हो, जब तक वो रिलायंस ना हो, या जब तक वो एटलीस्ट टाटा ग्रुप के दिग्गज ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टीसीएस या टाटा ग्रुप में कहने की वजह ये कि वो एक सक्सेशन प्लान उनका मिला हुआ है आपको, उनकी विजिबिलिटी आपको क्लियर अगले 10 साल के लिए क्या करने वाले हैं। कैश रिच कंपनियाँ, एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, डेट नहीं है उनके ऊपर। लेकिन बाकी कंपनियों में सक्सेशन प्लान भी होता है, 10 साल की विजिबिलिटी भी होती है। रुचि सोया केस में भी अगले 10 साल में क्या पता क्या होने वाला है, तो इसीलिए हर एक साल 2-2 साल में सिचुएशन रिव्यू करते रहिए कि अगले 10 साल के लिए वैलिड रहेगी कि नहीं। आज के लिए ठीक है, आप इसे बने रह सकते हैं, 2000 भी देख सकते हैं इसका भाव, लेकिन 10 साल के लिए कहना मुश्किल है। ये 10 महीने में भी वैलिड हो सकता है, 10 दिन में भी वैलिड नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी का कोई की पर्सन है और उसको कुछ टाइमली अनटाइमली उसके साथ कुछ हो जाए, तो आपका वो 10 साल का सक्सेशन प्लान तुरंत फेल हो जाएगा। सो लाइकवाइज हर मिनट हर चीज़ के सिनेरियो बदलते हैं, तो इसीलिए 10 साल का कहना आज मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब तक नंबर सही हैं, सिचुएशन सही है, ग्रोथ प्लान अच्छा है, तब तक तो एटलीस्ट आप बने ही रहे इसमें। मेरा व्यू हिकाल पर फॉर लॉन्ग टर्म। मनोज साहब, कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है हाइकल। वैल्यू वाइज भी साउंड है, जिस बिज़नेस में ये है वो बिज़नेस भी ग्रोइंग है। इनपुट कॉस्ट का थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन कंपनी केपेक्स कर रही है, गुजरात में भी इनका बढ़िया केपेक्स है। एक ही कंसर्न था कि ये भागा बहुत था, जो पीछे भी थोड़ा ईज आउट हुआ है। मीडियम टर्म के लिए आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए फिर वही बात, नंबर्स को आप कीप ऑन रिव्यूइंग और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। लेकिन ये मोमेंटम तेज़ पकड़ता है, वॉल्यूम थोड़ा ड्राई रखता है, तो उन दो चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। समीर साहब का सवाल है, कहीं ये बबल तो नहीं? सर, ये आज की जो तेज़ी थी ये आप शॉर्ट कवरिंग ही मानिए, ये कोई सस्टेनेबल तेज़ी नहीं आई है अभी, और सस्टेनेबल तेज़ी तब तक नहीं आएगी जब तक कन्विंसिंग वे में मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग चलती ना रहे।
देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि बाजार एक ही तरफा तेज़ी पकड़ता है, एक ही तरफा मंदी पकड़ता है। वो झटके दे दे के तेज़ी पकड़ता है, झटके दे दे के ही मंदी पकड़ता है। जो वॉर चल रहा है, ये वॉर के बीच में ही स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था, या निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से जब क्रैक्शन शुरू हुआ और ये इन्फ्लेशन है कंसर्न्स के बीच में ही मार्केट वापस घूमा भी है। तो ये सब चीज़ें प्री डिस्काउंटेड होती है मार्केट में, पहले डिस्काउंट करता है उसको। वो डिस्काउंटिंग चल रही है, अभी थोड़ा नीचे है बाज़ार को। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि करेक्शन ख़त्म हो गया और आप वापस ख़रीदना शुरू कर देंगे, तो आपको ख़रीदना चाहिए ही हमेशा, चाहे वो करेक्शन हो चाहे ना हो, क्योंकि अच्छे शेयर सस्ते दाम पर मिल रहे। एशियन पेंट एग्जाम्पल है, टीसीएस देखिए 2 दिन पहले 2800 3000 की रेंज में आया था, 3200 हो गया। तो लाइकवाइज अच्छी कंपनियां तेज़ी से रिस्पॉन्ड करती हैं और घूमती हैं। लॉजिक है उसके पीछे आपके पास लेने के लिए, तो आप ज़रूर लीजिए। मिसाल के तौर पे वेदांता को देखिए, आज ही वो 20% की यील्ड पे पहुंच गया था, लोअर लेवल से क्या तेज़ घूमा, 5% चढ़ गया ऊपर। तो लाइकवाइज आप अपने रीजंस को देखते रहिए, जो आपका एक गोल है, आपका एम है, और अकॉर्डिंगली अपने आप पोजीशंस लेते रहिए। कोई ऐसी बाजार भागा नहीं जा रहा, कोई ख़त्म नहीं हुआ जा रहा, उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके, ग्रासिम के केस में शिवम साहब बने रह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वही कंसर्न है कि ये बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंस किया हुआ है और केपेक्स के तौर पे पेंट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनने का टारगेट रख रही है। इस तरह के केपेक्स के लिए ऑब्वियस ही बात है, जो बाजार कंसर्न मानता है वो ये कि हिंडाल्को, ग्रासिम और अल्ट्राटेक तीनों में ही अगर ये केपेक्स अनाउंस करेंगे तो कैश फ्लो हिट हो जाएंगे और मतलब लॉक हो जाएंगे, क्योंकि वो उतने टाइम तक कैश फ्लो केपेक्स में जाना शुरू हो जाएगा और वो बाकी जो एक्सपेंशन है वो रुक जाएगा, या फिर डिविडेंड अच्छा आना बंद हो जाएगा, आप कोई नया एक्विजिशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाजार थोड़ा कंसर्न मानने लगता है उसको। लेकिन हाँ, जब तक वो केपेक्स पूरा होगा और वो केपेक्स जब आ जाएगा सिस्टम में, तब ये कंपनी का स्टॉक री रेट हो जाएगा। तो अगर पेशेंस है आप में, तो आप आराम से एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो फिर आप नियर टर्म सिचुएशन को देख के पैनिक मत करिए, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। जेके सीमेंट एनी प्रमोटर होल्डिंग इशू? मधुर साहब, मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा कुछ प्रमोटर की कोई होल्डिंग का इशू हो। ये ज़रूर है कि सीमेंट पूरा ही मेजर टूटा है, तो ये भी नीचे आया है और काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, बल्कि 3600 रुपये शेयर 1800 1900 तक देखा था मैंने रिसेंटली। लेकिन हैविंग सेड दैट, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है कभी भी, और कभी भी वो शॉर्ट कवरिंग से 2400 2500 के रन खड़ा कर देगी। छठी या सातवीं नहीं, पाँचवीं या छठी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक, एसीसी अंबुजा, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, रैमको, बिरला कॉप, नुवोको, और ये इसी रेंज में है कहीं। ये मतलब 7-8 बड़ी सीमेंट कंपनियां, इनके नाम मैंने लिया है। तो इक्विटी भी छोटी है, 3.5 करोड़ शेयर हैं श्री सीमेंट के, 7 करोड़ शेयर हैं जेके सीमेंट के। तो इक्विटी वाइज भी छोटा है, कंपनी भी ग्रोइंग है, कुछ सेगमेंट में तो लीडर भी हैं ये, पुट्टी वॉल पुट्टी है वाइट सीमेंट के अंदर। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं और नीचे के लेवल में आराम से ऐड भी कर सकते हैं। एक ही कंसर्न है कि एफ एंड ओ में आ गया है, तो ऑब्वियसली वाला शॉर्टिंग भी पॉसिबल है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एफ एंड ओ से बाहर हो जाएगा ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद देखते हैं किस तरह सिचुएशन बनती है, लेकिन सो फार आपको इसमें एज ऑफ नाउ मैंने नहीं सुना जो आप न्यूज़ फ्लो की बात कर रहे हैं। ओके, मिड टर्म व्यू ऑन मिर्जा इंटरनेशनल एंड इंडिया सीमेंट। सुनीता जी, दोनों में ही एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाए। इस तरह करेक्शन में भी अगर आपके पास प्रॉफिट बचा है, वैसे तो आपको पहले ले लेना चाहिए था हाफ एटलीस्ट। लेकिन इंडिया सीमेंट में ऐसा ऑफ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ा कंसर्न रहेगा कि ये अभी आने वाले टाइम में मानसून है, तो मानसून में सीमेंट के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, डिमांड थोड़ी स्लगिश हो जाती है, नंबर थोड़ा सबड्यूड हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। मिर्ज़ा के केस में तो आप ये मान के चलिए, जो यूके की करेंसी और इंडियन करेंसी को आप देखती रहिएगा, क्योंकि यूके की करेंसी अगर इंडियन करेंसी के सामने कमज़ोर हो रही है, मजबूत हो रही है माफ़ कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रियलाइजेशन होगी। ये यूके में बहुत मेजर एक्सपोर्टर है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि यूके के करीब करीब 3/4 से ज़्यादा शूज़ जो हैं वो मिर्ज़ा के पहने जाते हैं। ये वो खुद क्लेम करते हैं, उनकी वेबसाइट पर है, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। लेकिन मीडियम टर्म में ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक करें। आज नहीं कर पाए, आज तेज़ी मिली, किसी दिन शेयर में तेज़ी आए, थोड़ा सा पैसा निकाल लीजिए, नीचे आए फिर ले लीजिए, इस टाइप से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सीजी पावर, प्रेम साहब, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर भी, क्योंकि इस कंपनी ने पूरी गिरावट में कहीं भी कोई खास बिकवाली का साइन दिखाया नहीं। मतलब 220 रुपये का है और 160 रुपये का लो, मैक्सिमम 155 रुपये का लो, और अभी भी 170 रुपये की रेंज में खड़ा है, तो बहुत ज़्यादा कोई डाउनसाइड है नहीं। तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड है, नंबर्स बेटर हैं और केपेक्स भी बड़ा है और अच्छी कंपनी, आगे चल के शायद मर्जर भी हो जाए, जो खबरें हैं बाज़ार में, कंफर्म नहीं है। तो ठीक ठाक कंपनी है, आप एटलीस्ट में बने रह सकते हैं
और भी ऐड कर सकते हैं लोअर लेवल पर। चलिए, डिफेंस स्पेस के लिए प्रणव साहब कोई कंपनी को मैं नहीं सजेस्ट कर सकता एल&टी के अलावा, क्योंकि बाकी सब कंपनियां सरकारी हैं और सरकारी में हमेशा तेज़ी कैप्ड होती है जो अनुमान कहता है, चाहे वो HAL हो, BDL हो, BEML हो, BEL हो। भारत फोर्ज बसती है कंपनी, वो ऑलरेडी बहुत भागी हुई है और ऑटो इंसलरी का बिजनेस भी है। ले दे के एल&टी बसती है। एल&टी में एक अच्छी चीज़ ये कि वो डिफेंस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, कैपिटल गुड्स में भी है और सब्सिडरी IT में भी है और NBFC में भी है। तो वहाँ पूरा पैकेज मिल जाएगा, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। तो अगर आप उस थीम को प्ले करना चाह रहे हो तो एक बार को वो देखिए। टाटा डिफेंस लिस्टेड नहीं, वरना वहाँ पर भी हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन सो फार एटलीस्ट ये सेफ साउंड दिख रही है। बाकी एक बड़ा मूव ऑलरेडी हम डिफेंस में देख चुके हैं मीडियम टर्म में। तो आप किसी भी PSU में मीडियम टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा तेज़ी कैप्ड होती है, स्टेक सेल कभी भी ऊपर आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चले, फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत सारे लोगों से फिर से माफ़ी, क्योंकि आज ही बहुत सारे सवाल आ रहे थे, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी बुधवार के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।